जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग का साइंस सीरीज जो है कंटिन्यू हो रहा था। आज हम लोग का फोर्थ चैप्टर शुरू होने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। कहने का मतलब परमाणु का संरचना, जो कि हम लोग ने देख लिए थे क्या कि एटम मैटर जो है, मैटर का सूक्ष्मतम रूप जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी मैटर का है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि एटम जो है और भी जो है छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, मतलब कि उसका और सूक्ष्मतम रूप हो सकता है। वो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग फोर्थ चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसको पढ़ने से पहले आप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जरूर पढ़ें, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। नहीं तो बहुत समझने में दिक्कत होने वाली है इस चैप्टर में स्पेशली, है ना। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले इसमें बहुत सारी चीज़ जानने वाली बातें हैं, वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको वर्बली, है ना। लिखने में तो बहुत टाइम जाएगा, मैं इसी तरह वर्बली बता देता हूँ आपको कि क्या क्या इसमें कंडीशन था और कैसे जो है एटम को जो है और छोटे कणों में विभक्त किया गया। कैसे हम लोग को पता चला कि एटम जो है, मतलब परमाणु जो है, छोटे छोटे कणों में विभाजित है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में देखा था, क्या जॉन डाल्टन ने तो बता दिया था कि जो मैटर का, जो पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो क्या है, तो वो हम लोग का एटम है। तो हम लोगों ने मान लिया था। ठीक, तो इसका और स्टडी करने के बाद इसमें दो चीज़ें सामने आए कि क्या जो एटम है, और अगर दूसरे एलिमेंट का अगर एटम लेते हैं और कोई एक मतलब दो अलग अलग एलिमेंट का एटम जो है, क्या एक समान होता है या फिर दोनों का जो है प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, दोनों का गुण अलग अलग होता है। और दूसरा क्या था, क्या एटम जो है, परमाणु जो है, क्या ये एक सूक्ष्मतम रूप है या फिर और भी इससे ज़्यादा जो है ये टूट सकता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ों को खोजते खोजते बहुत सारे वैज्ञानिक 19वीं शताब्दी में जब खोजा गया, तो किसके आधार पर खोजा गया, उसका स्थिर विद्युत, मतलब जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो प्रभाव हो रहा था, है ना, और उसका जो चार्ज था उसमें, उसके आधार पर जो है खोजा गया कि एटम जो है और भी जो है सूक्ष्मतम रूप में टूट सकता है, या फिर एटम का जो है और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, है ना, सॉरी, चार्ज पार्टिकल इन मैटर। कोई भी पदार्थ में हम लोग का चार्ज पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए जो हम लोग बचपन में करते थे एक प्रैक्टिकल, वो आप लोग को याद होगा बहुत बढ़िया तरीके से। वो हम लोग क्या मज़े लेने के लिए कर रहे थे, लेकिन आप लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा 9th क्लास में, और ये जीवन भर याद रहना चाहिए। क्या करते थे हम लोग, पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते थे और कंघी को हम लोग अपने बाल पे रब करते थे, और उसके बाद कंघी को हम लोग जो है कागज़ के पास लेके जाते थे। तो कागज़ क्या होता था, वो हम लोग का कागज़ चिपक जाता था। तो हम लोग क्या बोलते थे, ये जादू है। ये कोई जादू नहीं है, ये यहाँ पर कोई जादू नहीं है। वहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का जो है एक ऋण आवेश, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज हो जा रहा है हम लोग का, जिसके कारण जो है हम लोग क्या हो रहा है, कंघी जो है अपने ओर वो आकर्षित कर ले रही है उस कागज़ को। या तो फिर बोल सकते हैं कोई एक जो है, आप क्या कीजिए, एक रॉड ले लीजिए कोई भी एक ग्लास का, और उसको क्या कीजिए, सिल्क कपड़े से उसको रगड़िए, मतलब कि घसिए, जैसे बाल में कंघी घसे थे। उसके बाद क्या कीजिए, कोई भी एक जो हवा वाला भरा हुआ गुब्बारा के पास उसको ले जाइए, तो क्या होगा, वो स्टिक जो है, ग्लास ट्यूब जो है जाकर के उसमें चिपक जाएगा, सेम चीज़। तो इससे क्या पता चला कि एटम को और भी विभाजित किया जा सकता है। एटम जो अविभाज्य नहीं है, उसको और भी विभाज्य किया जा सकता है छोटे पार्टिकल में, मतलब वो इंडिविजिबल नहीं है, उसको डिविजिबल किया जा सकता है, और भी उसको सूक्ष्मतम कण में। ठीक, तो धीरे धीरे ऐसे करते करते आते आते, है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब बहुत एक्सपेरिमेंट होते होते, तो स्टार्टिंग में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज की, और उन्होंने बोला कि यह एटम का एक सूक्ष्मतम रूप है ना, जिसपे जो है हम लोग का ऋण आवेशित रहता है, मतलब नेगेटिव चार्ज रहता है। उसके बाद जो है 1886 में, लगभग शायद 1886 में हम लोग क्या, जे थॉमसन ने तो हम लोग क्या, जे थॉमसन, पहले मैं लिख देता हूँ, है ना, जे थॉमसन, ये इन्होंने किसका खोज किया, तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किया, इलेक्ट्रॉन का।
इलेक्ट्रॉन का, जो कि नेगेटिवली चार्ज रहता है। फिर हम लोग का आए कौन, तो हम लोग का आए गोल्डस्टीन। कौन आए, गोल्डस्टीन। किसमें, 1886 में। गोल्डस्टीन 1886 में इन्होंने कैनल रे नामक एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया। कैनल रे नामक एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया और उन्होंने क्या पाया कि इसमें जो है, जो भी हम लोग का पार्टिकल जो मिल रहा है, ये क्या है, हम लोग का धन आवेशित है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना। और वो जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसका जो मास है किसके बराबर है, तो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। दोनों का जो है मास जो है हम लोग का बराबर मिला। तो जो गोल्डस्टीन का खोज जो है किसने किया, सॉरी गोल्डस्टीन किसका खोज किया, तो ये हम लोग खोज किए थे किसका, तो ये प्रोटॉन का खोज किए थे। किसका, प्रोटॉन का, जो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्या है, जो कि पॉजिटिव चार्ज पे रहता है, ठीक, धन आयन, ठीक। तो इन्होंने, गोल्डस्टीन ने क्या किया, प्रोटॉन का खोज किया। यहाँ तक समझ में आ गई बातें। अब क्या हुआ आगे आकर के, कैनल रे के एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने 1886 में, अगर ईस्वी लिखना है तो ईस्वी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1886 में, 1886 में, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बताया क्या कि जैसे ही जब दोनों मिल गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चूंकि मास में बराबर था, तो इन्होंने बोला क्या, मैटर जो है इलेक्ट्रिकली तौर पे न्यूट्रल है। चूंकि दोनों बराबर हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हम लोग का दोनों बराबर हो गया, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो है, अगर इलेक्ट्रिकली देखें, मतलब विद्युत तरीके से, तो ये जो है हम लोग का इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल कंडीशन में हम लोग का मैटर, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दर्शाया कैसे जाता था, इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव मतलब E माइनस और प्रोटॉन को P पॉजिटिव P प्लस, है ना। एक यूनिट को 1 माइनस और इसका एक यूनिट इकाई को 1 प्लस, इस तरह से यहाँ पर दर्शाया जाता था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। ये मतलब कि सिंबलाइज करने का इसका हम लोग का मतलब कि सिंबलाइज करने का इस तरह से दिया गया कि इस तरह से हम लोग सिंबलाइज कर सकते हैं। अगर माइनस रहा तो हम लोग समझ जाएं कि एक इलेक्ट्रॉन है, और प्लस रहा तो मतलब कि हम लोग का वहाँ पे प्रोटॉन है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये टोटली जो हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये चीज़, ठीक। अब इसके बाद क्या हम लोगों ने देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, कि परमाणु का संरचना क्या है, परमाणु का संरचना क्या है। जैसा कि डाल्टन ने जो बोला था, क्या बोला था कि एटम जो है और अब जो है विभक्त नहीं हो पाएगा सूक्ष्मतम कण में, वो तो गलत एक साबित हो गया। वो तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में वो और भी हम लोग का डिवाइड हो सकता है सूक्ष्मतम कण में। तो वहाँ पे जो जॉन डाल्टन का जो थ्योरी था, वहाँ पे गलत सिद्ध कर दिया इन दोनों ने, कौन कौन, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने। लेकिन आगे और देखें तो इसके बारे में क्या हुआ, आगे और जो है बहुत सारा जो वैज्ञानिक ने क्या किया, अलग अलग मॉडल दिया। सभी लोगों ने क्या किया, अलग अलग मॉडल दिया, किसके तथ्य पे कि हम लोग का ठीक है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कोई एक एटम के अंदर कैसे व्यवस्थित है, उसका संरचना कैसे रह रहे हैं, कितना बड़ा है, कितना छोटा है कोई भी प्रोटॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ खोजने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना अलग अलग मॉडल दिया। तो एक सिलसिलेवार ढंग से लेकर के चलते हैं कि कैसे कैसे जो है हम लोग का ये व्यवस्थित रहता है कोई भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोई भी एक एटम के अंदर। तो सबसे पहले जिन्होंने दिया था वो थे कौन, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो है खोज किया था। सबसे पहले जे थॉमसन सर के बारे में, जो एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कि उनके जीवनी के बारे में थोड़ा। तो जे थॉमसन 1886 में 56 में जन्मे थे और 1940 में उनका देहांत हो गया। वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, चेथम हिल में हुआ था और सब अर्ब ऑफ मैनचेस्टर का कोई एक जगह है। बॉर्न कब हुए थे, 18 दिसंबर 1856 में। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 में इनको नोबेल प्राइज मिल गया। कौन सा वर्क के लिए, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा, तो जे थॉमसन के द्वारा। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर। उन्होंने कैवेंडिश लेबोरेटरी जो कि कैम्ब्रिज में है 35 साल के लिए रन किया, मतलब डायरेक्ट किया। एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वॉन नोबेल प्राइज। और उसके लगातार जो है 7 नोबेल प्राइज उनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए मिला। तो जे थॉमसन जो थॉमसन मॉडल उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटॉन है, उन्होंने क्या बोला
कि जो प्रोटॉन है वो हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज है, वो तो पहले से पता है हम लोग का, और इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग का क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम लोग का जो है प्रोटॉन जो है जो पॉजिटिव चार्ज है वो हम लोग का बहुत बड़ा है साइज में, और वही अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो पॉजिटिव के अंदर में, मतलब कि प्रोटॉन के अंदर में हम लोग का इलेक्ट्रॉन हम उसमें समाया हुआ है। जैसे कि अगर बात कर ले कि कोई तरबूज का, वाटरमेलन का, जिसमें क्या करें, जो खाने वाला हिस्सा है हम लोग का, उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, उसको हम लोगों ने मान लिया कि वो प्रोटॉन है, और जो हम लोग का उसमें बीज है, सीड्स है, उसको हम लोगों ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है। तो उस तरह से ये इन लोगों ने उसको दर्शाया। अगर मान लेते हैं कोई क्रिसमस ट्री के बारे में भी अगर मान लेते हैं, जो क्रिसमस का जो पेड़ है जिसमें हरा कलर का रंग रहता है, जो पत्ते हैं उसमें, उसको पॉजिटिव प्रोटॉन माना, और उसमें जो भी मेवे लगे रहते हैं, कैंडल वगैरह, उसको उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन माना। उस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो जे थॉमसन मॉडल ने ये सारी चीज़ें बताएं कि वो व्यवस्थित किस तरीके से है, लेकिन फिर भी जो है टोटली पूरी तरीके से वो समझा नहीं पाए कि वो व्यवस्थित किस तरीके से है। तो थॉमसन मॉडल क्या क्या चीज़ लेकर के आए, वो चीज़ यहाँ पे देखिए। थॉमसन सर ने बताया है ना, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि एटम जो कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। बोले क्या कि कोई भी एटम जो पॉजिटिवली चार्ज कोई एक स्फीयर है जिसमें क्या है, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन उसमें समाया हुआ, समावेशित है। ठीक, ये पहला पॉइंट वो बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, इन्होंने बोला क्या, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों हम लोग का इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इसीलिए एटम जो है, कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। Although Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model as we will see below। जैसा कि थॉमसन मॉडल तो बता दिया कि हम लोग का क्या है, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया था बहुत सारा साइंटिस्ट के द्वारा, वो ये नहीं समझा पाए उन लोगों का जो एक्सपेरिमेंट था। तो और भी एक मॉडल आया, अगला मॉडल देखेंगे हम लोग कि और भी बहुत सारा मॉडल आया जिसके बारे में वो समझा नहीं पाए थे, जो अगले मॉडल से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, तो अगला मॉडल आया हम लोग का रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने हम लोग का जो हम लोग का मॉडल दिया था। सबसे पहले रदरफोर्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने थॉमसन के बारे में पढ़ा था, उस तरह से हम लोग रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का जन्म 1871 में हुआ, 30 अगस्त 1871 में, और उनका देहांत हो गया 1937 में। कहाँ जन्मे थे, तो स्प्रिंग ग्रोव में जन्मे थे, है ना। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स पूछेगा अगर जीके का भी क्वेश्चन है तो हम लोग किसको बोलते हैं, रदरफोर्ड को। ठीक, ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कोई भी एटम में न्यूक्लियस होता है, मतलब केंद्रक होता है, ये किसने बताया था, वो बताया था हम लोग का रदरफोर्ड ने। वो रेडियो एक्टिविटी और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में ये हम लोग का फेमस है। और इनको जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था 1908 में। 1906 में मिला था गोल्डस्टीन को, जे थॉमसन को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। 1908 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज हम लोग को मिला था, तो हम लोग को मिला था रदरफोर्ड को। ठीक, तो इनका जो मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था, वो जानना चाहते थे, है ना, कि कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक दूसरे में कैसे समाया हुआ है। उन्होंने, थॉमसन ने तो बता दिया कि प्रोटॉन जो है हम लोग का क्या है, एक स्फीयर है और उसके अंदर बहुत सारा जो है इलेक्ट्रॉन समाया हुआ है। लेकिन इन्होंने और जो है आगे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते करते इन्होंने क्या देखा, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बहुत पतला गोल्ड का फॉइल लिया, ये देख रहे होंगे, ये बहुत पतला गोल्ड का फॉइल है ना। और इन्होंने अल्फा किरण इस पे जो है रिफ्लेक्ट करवाया, अल्फा किरण रिफ्लेक्ट या फिर बोल सकते हैं पास करवाया। और इन्होंने बहुत सारे चीज़ें पाया, जो चीज़ें पाया वो अनएक्सपेक्टेड थी। वो जो चीज़ें पाया इन्होंने, जो रिजल्ट पाया इन्होंने, वो अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब जो चीज़ चाहिए था उन्हें, जस्ट उन्हें उसका उल्टा रिजल्ट मिला। आइए देखते हैं क्या क्या मिला और क्या उन्होंने पहले सेलेक्ट किया था। सबसे क्या हुआ था, वो किस लिए चाहते थे, वो इसलिए ये मॉडल परफॉर्म किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एटम, कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है हम लोग कोई भी एक एटम में, उसको जानने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने क्या किया, एक
एक बहुत पतला गोल्ड फॉइल लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल रहे उसमें हम लोगों ने उन्होंने पास किया। तो उन्होंने क्या किया, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, है ना, पतला फॉइल या बहुत पतला फॉइल या तब भी वो फॉइल कितना मोटा था, तो 1000 एटम के बराबर मोटा वो हम लोग गोल्ड फॉइल था। दूसरे में क्या, अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयन सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u द फास्ट मूविंग अल्फा इलेक्ट्रॉन्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। चूंकि अल्फा पार्टिकल जो है डबली चार्ज रहता है, जिसका जो है मास हम लोग का 4u होता है, इसलिए क्योंकि अल्फा किरण ही उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि उसमें बहुत जो है एनर्जी रहता है ज़्यादा, इसलिए जो है वो पास हो पाएगा गोल्ड फॉइल से आसानी से, या फिर रिफ्लेक्ट करना होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, या डिफ्लेक्ट करना होगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल को ही चुना। और क्या हुआ, इट वॉज एक्सपेक्टेड, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम। जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है गोल्ड में, गोल्ड फॉइल का एटम में, उससे रिफ्लेक्ट बैक करेगा हम लोग क्या, अल्फा किरण। लेकिन since the alpha particle were much heavier than the proton, he did not expect to see large deflection। लेकिन क्या, अल्फा पार्टिकल चूंकि हम लोग का हैवियर था प्रोटॉन से, इसलिए जो है क्या है, डिफ्लेक्शन जो है उस हिसाब से उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो रिजल्ट निकल के आ रहा है जस्ट उसका उल्टा ही था, जो रिजल्ट निकल कर के आया जस्ट उसका उल्टा ही था। उन्होंने क्या देखा, पहले हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल जब उन्होंने पार किया, ये जो दिख रहे हैं ये हम लोग का क्या है, ये गोल्ड एटम है। क्या है, ये गोल्ड एटम है। उन्होंने क्या देखा, वो चाहते थे क्या, वो सोच रहे थे रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अल्फा किरण जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाए गोल्ड एटम से। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारा जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो क्रॉस कर गया, मतलब कि रिफ्लेक्ट ना करने के बजाय वो पास कर गया, आर पार हो गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए आर पार हो गया। और बहुत सारा उससे और जो है थोड़ा अगर देखें उससे कम में, तो बहुत सारा जो है डाइवर्ट कर गया अपने जो है अपने लाइन ऑफ साइट से, वो डाइवर्ट कर गया 180 डिग्री तक। और बहुत कम जो है, जो उन्होंने सोचा था कि रिफ्लेक्ट बैक करेगा, बहुत कम अमाउंट में रिफ्लेक्ट बैक भी किया, बहुत कम अमाउंट में, जो कि जैसा उन्होंने सोचा था जस्ट उसका उल्टा रिजल्ट मिला। तो जो रिजल्ट था, वो जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, देखते हैं वो क्या क्या था, है ना। टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, वो देखते हैं क्या है। जो टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू आउट द गोल्ड फॉइल। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल जो है पास कर गया, जबकि उन्होंने सोचा था क्या कि रिफ्लेक्ट बैक करेगा। दूसरा क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय अ स्मॉल एंगल। बहुत सारा जो अल्फा पार्टिकल था वो हल्का स्मॉल एंगल से क्या किया, डिफ्लेक्ट कर गया था, स्ट्रेट लाइन ना जाकर के हल्का डिफ्लेक्ट कर गया स्मॉल एंगल से। तीसरा क्या, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, है ना, 12,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट किया, जबकि उन्होंने सोचा था कि सभी पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेंगे। इन द अदर वर्ड रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15 इंच सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। ये उसी तरह का था, रदरफोर्ड का रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट शॉकिंग था। ये उसी तरह का था जैसे लिखा हुआ है इसमें कि अगर आप 15 इंच का सेल से, है ना, कोई एक टिश्यू पेपर का बना करके 15 इंच का सेल से अगर उसको मारते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक करके फिर आप ही को लगता है ना। ये उसी तरह का हम लोग क्या था, ये जो रिजल्ट निकल के आया था रदरफोर्ड का, कुछ उसी तरह था। तो पूरा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। इससे उन्होंने क्या पाया, ये सब चीज़ें फॉलोइंग रीजन पाया। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसको आप और किस तरह से समझ सकते हैं। ये जो चीज़ है इसको आप और किस तरह के समझ सकते हैं। मान लीजिए क्या करना है, कोई दीवार ले लीजिए, कोई एक दीवार ले लिए हम लोग यहाँ पर, कोई क्या किए, एक दीवार ले लिए हम लोग यहाँ पर, ठीक, एक दीवार ले लिए और क्या किए, एक लड़के को यहाँ पर खड़ा कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने एक लड़के को यहाँ पर खड़ा कर दिया, एक लड़का को खड़ा करके, लेकिन इसका आंख जो है हम लोगों ने पट्टी से बांध दिया है।
इसका आँख जो है पट्टी से बांध दिया और इसे हमने 10 पत्थर दे दिए और हम लोगों ने कहा कि इस पे पत्थर हिट करना। तो उसे कैसे पता चलेगा? अगर अगर पत्थर हिट करेगा दीवार पर तो क्या होगा, वहाँ पे आवाज़ करेगा और हल्का सा रिटर्न बैक भी करेगा। उससे पता चलेगा कि 10 का 10 पत्थर हम लोग का क्या है, दीवार पे लगा है। लेकिन अगर वही बात कर ले, क्या करें हम लोग जो है यहाँ पर जाली लगा दें, है ना, इस तरह से जाली अगर लगा दे तो क्या होगा हम लोग का, अगर इसमें पत्थर फेंकेगा तो मोस्ट ऑफ द स्टोन जो है पास अवे हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टोन क्या हो जाएगा, पास अवे हो जाएगा यहाँ से, है ना, इस तरह से पास हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग का जो है अल्फा पार्टिकल पास हो रहा था। तो इससे क्या निष्कर्ष लेकर के निकल, ये मतलब समझने के लिए जो सिर्फ मैंने बताया, है ना। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल करके आया वो देखिए। इससे निष्कर्ष निकल करके ये आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज इम्प्टी। इससे यह निकल करके आया कि बहुत सारा जो मतलब कि लगभग जो स्थान है एटम में जो प्रेजेंट है वो हम लोग का क्या है, खाली है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो हम लोग का पार्टिकल मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वो तो 12,000 में एक पार्टिकल ही रिफ्लेक्ट बैक किया था। इसलिए वहाँ पर बोला गया क्या कि बहुत ज़्यादातर जो है मतलब 99% जगह उसमें क्या है, खाली है। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। चूँकि बहुत कम ही हम लोग का क्या अल्फा रेज रिफ्लेक्ट बैक किया था। इससे क्या पता चलता है कि प्रोटॉन जो है मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है उसमें हम लोग का बहुत कम जगह स्पेस जो है घेरे हुए है उसमें कोई एटम में। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बहुत ही कम जो है अल्फा पार्टिकल जो है 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट किया था। 180 डिग्री बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है, मतलब कि उसमें जो डिफ्लेक्शन भी होता तो बहुत ही कम स्मॉल एंगल पे हुआ था। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है कि 180 डिग्री पे डिफ्लेक्शन बहुत कम देखा गया था। वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो जो भी पॉजिटिव जो हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज था और मास ऑफ द गोल्ड एटम था वो क्या था, हम लोग का कंसंट्रेटेड तो था लेकिन बहुत ही कम स्पेस पे। बात समझ रहे? मतलब एक तो बहुत कम स्पेस पे कंसंट्रेटेड था और दूसरा क्या यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट में देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो है या बोल सकते हैं प्रोटॉन जो है हम लोग का बहुत कम जगह भी घेरे हुए था। इस दोनों से हम लोग का यही निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया। तो उन्होंने कैलकुलेट जब करना शुरू किया तो उन्होंने कैलकुलेट क्या किया कि जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है उन्होंने इससे ये पाया कि कोई एक केंद्र है उसके बीच में, हम लोग क्या है एटम में कोई एक केंद्र है। तो इससे इन्होंने ये पाया कि जो हम लोग का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो हम लोग क्या है 10⁵ टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। जो हम लोग का न्यूक्लियस का रेडियस है वो हम लोग का क्या है एटम के रेडियस से 10⁵ टाइम छोटा है। अब बोलिएगा रेडियस ऑफ एटम कैसे मिलेगा, पता हम लोग को चलेगा। तो मैंने बताया था, ध्यान दीजिए कि रेडियस ऑफ एटम हाइड्रोजन का सभी अलग अलग एलिमेंट का हम लोगों ने देखा था। जैसे हम लोग का हाइड्रोजन का 10⁻10 था, इस तरह से अलग अलग चीज़ों का हम लोगों ने देखा था चैप्टर 3 में। तो उसके मुकाबले 10⁵ टाइम लेस था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का हम लोग का रेडियस, ठीक। तो उस आधार पे रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम लाए जिसमें अलग अलग चीज़ का फीचर था, वो देखते हैं, ठीक। ये देखिए उसमें क्या क्या फीचर था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि जरूर उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज हम लोग का सेंटर है एटम में, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस केंद्रक। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और उन्होंने क्या कहा कि जो भी हम लोग का मास है एटम का, है ना, सभी जो है न्यूक्लियस पे ही है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। और उन्होंने क्या कहा, अगर ये बीच में हम लोग का न्यूक्लियस है तो इसी के अराउंड जो है सभी इलेक्ट्रॉन हम लोग का रिवॉल्व कर रहा है और वो भी सर्कुलर पाथ में, ठीक। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और उन्होंने क्या बोला कि साइज जो है हम लोग का न्यूक्लियस का केंद्र का वो बहुत ही छोटा है न्यूक्लियस ऑफ साइज ऑफ द एटम के तुलना में, ठीक। ये तीनों चीज निकल गए। लेकिन उनका ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, उन्होंने क्या क्या नहीं समझा पाया। ड्रॉबैक भी देखिए कि ड्रॉबैक क्या था, बहुत चीजें थी जो उन्होंने नहीं समझा पाया था। देखिए क्या क्या ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। उन्होंने क्या नहीं समझा पाया, सभी चीज हो गई थी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं समझा पाया था। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या
कि एटम हम लोग का एक स्टेबल चीज़ है। हम लोग क्या है, मैटर क्या है, स्टेबल है ना, वो स्थिरता में है, विश्वास, वो स्थिर है। लेकिन अगर उनका चीज़ अगर देखें तो उनके अगर मॉडल से देखा जाए तो उससे पता चलता है क्या कि एटम जो है हम लोग का अनस्टेबल। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, है ना। जो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हो रहा है वो ये नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन जो हो रहा है वो स्टेबल है कि नहीं, है ना। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सिलरेशन, है ना। और कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी पार्टिकल जो है एक्सिलरेशन उसमें कैसे हो रहा है, ड्यूरिंग एक्सिलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। और जब एक्सिलरेशन हो रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो अगर हमेशा जो एनर्जी रेडिएट करते रहेगा तो क्या होगा, एनर्जी पूरा खत्म होकर के वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा। इफ दिस वेयर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या है, हम लोग का जो एटम है हाईली अनस्टेबल है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि एटम जो है हम लोग का बहुत हद तक जो है हम लोग क्या है, हम लोग का स्टेबल है। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। तो यहाँ पर वो फेल हो गए थे बताने के लिए कि हम लोग का कैसे रिवॉल्व कर रहा है हम लोग का सर्कुलर स्पेस में, न्यूक्लियस के सर्कुलर स्पेस में इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है और क्यों रिवॉल्व कर रहा है ना। और एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो अगर एनर्जी रेडिएट कर देगा तो हम लोग क्या होगा, सारा एनर्जी खत्म होकर के वो क्या होगा, न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि हम लोग का क्या है, हम लोग का जो एटम है वो अनस्टेबल है। लेकिन हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि एटम जो है हम लोग क्या है वो क्वाइट स्टेबल है, मतलब बहुत हद तक वो स्थिरता में, स्थिर में रहता है। तो जो यहाँ पर तो ये मॉडल हम लोग का रदरफोर्ड का यहाँ पे फेल हुआ था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, न्यूक्लियस का खोज उन्होंने किया था, रदरफोर्ड ने। उसके बाद हम लोग का बोर साहब आए, है ना। साइंटिस्ट का नाम क्या, नील्स बोर। जन्म कब हुआ, 1885 में, 7 अक्टूबर 1885। 1962 में इनका देहांत हो गया। जन्म कहाँ होता, कोपेनहेगन में। ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी इन 1916 में अपॉइंट किए गए थे फिजिक्स का प्रोफेसर की तरह। नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में 1922 में। ठीक, एमॉन्ग प्रोफेसर बोर्स न्यूमरस राइटिंग 3 अपीयरिंग एज बुक्स। तीन बुक इन्होंने लिखा था, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन और एटॉमिक थ्योरी, और लास्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इन्होंने 3 बुक लिखा और जो नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें 1922 में मिला था, किसके चलते, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि अभी इन्होंने ही दिया था। तो हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे कि बोर्स साहब ने क्या बताया था एटम के बारे में, और यही चीज़ अभी तक पढ़ा जा रहा है, नील्स बोर्स का मॉडल है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, सब चीज़ का देख करके, तो रदरफोर्ड का ओवरकम करके सभी चीज़ जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ था रदरफोर्ड के अगेंस्ट, उनका सब चीज़ देख करके नील्स बोर ने एक अपना मॉडल तैयार किया। और उन्होंने क्या बताया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। बहुत ही कम ऐसा ऑर्बिट है, जैसे कि इन्होंने क्या बताया था रदरफोर्ड, हम लोग का एक न्यूक्लियस है, इसी के अंतर्गत जो है सर्कुलर स्पेस में जो है हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग का घूम रहा है। ठीक, लेकिन इन्होंने बताया कि बहुत सर्टेन ऑर्बिट जो है हम लोग का, जो कि नाम दिया इन्होंने क्या, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एटम के अंदरूनी में अलाउड है। ठीक, बहुत ही कम, ऐसा नहीं कि पूरा मतलब कि पूरा सर्कल में ही घूम रहा, बहुत ही कम जो अलाउड है, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अलाउड है। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट, इन्होंने बताया कि जब भी डिस्क्रीट ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कभी रेडिएट नहीं होता है। तो इन्होंने बताया कि जब एनर्जी रेडिएट नहीं होगा वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में, तो हम लोग क्या होगा, एटम जो हम लोग का स्टेबल, इन्होंने उस हिसाब से बताया। तो उनका जो था ऑर्बिट और सेल का जो एनर्जी लेवल था वो इस तरह से इन्होंने बताया। न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड ही बताए थे, तो न्यूक्लियस था। जो डिस्क्रीट ऑर्बिट था उन्होंने KLMN नाम से दिया नाम, और n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, जो आगे जा करके निकालेंगे कि 2n² से हम लोग निकालते हैं कि पहला सेल में जो है K सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, L में कितना, M में कितना, N में कितना। ठीक, ये सब चीज़ हम लोग अभी आगे देखेंगे। उसके पहले हम लोग जो पढ़ते हैं क्या, एक चीज़ और पढ़ना है इसमें क्या, तो न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, न्यूट्रॉन का खोज हो गया, और इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है कोई एटम में वो चीज़ हो गया। न्यूक्लियस का भी खोज हो गया। अब न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक,
अनदर सब पार्टिकल जिन्होंने खोजा था उनका नाम था जेम्स चैडविक, जो कि 1932 में जो है न्यूट्रॉन का खोज हुआ। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसका कि कोई भी चार्ज नहीं था, जिसमें जो है कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जिसका मास जो है नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन था। प्रोटॉन के मास के बराबर हम लोग का क्या था? मास ऑफ हम लोग का क्या? न्यूट्रॉन। लेकिन उसमें कोई भी चार्ज नहीं था। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिवली होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। और इसका खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था, है ना। न्यूट्रॉन भी जो है हम लोग का प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के छोड़ करके, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस को छोड़ करके सभी एटम का न्यूक्लियस में ही हम लोग का न्यूट्रॉन पाया जाता है। इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना। मास कैसे देंगे, है ना। मास ऑफ एन एटम अगर पूछे, अगर कोई मास ऑफ एन एटम क्या होगा, मास ऑफ एन एटम, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मास ऑफ एटम हम लोग निकालते हैं क्या? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। इससे हम लोग क्या जान सकते हैं कि मास ऑफ जो हम लोग का मास ऑफ एन एटम जो हम लोग निकाल सकते हैं। चूंकि हम लोग का न्यूक्लियस में दोनों रह रहा है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों का जोड़ करके हम लोग का मास ऑफ हम लोग का एटम उससे हम लोग का निकल करके आएगा। तो ये जो हम लोग का तीसरा जो हम लोग का क्या बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल था, वो यहाँ पर निकल कर रहा है। तो जो हम लोग ने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, याद कीजिए, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि एटम जो है और कोई अपना सूक्ष्मतम पार्टिकल में, सूक्ष्मतम कण में और उसको विभाजित नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं कर सकते। तो हम लोग ने पढ़ा, जॉन डाल्टन ने बताया था कि वो इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते और छोटा कण में। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो अलग अलग साइंटिस्ट ने खोज निकाला कि नहीं, एटम को, परमाणु को और भी छोटे भाग में विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले जे थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, उसके बाद गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किया, उसके बाद बहुत सारा जो है मॉडल आया और पता लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें जो है सजा हुआ है या फिर समाया हुआ है कोई भी एटम में। और न्यूक्लियस का खोज जो हमारे जेम्स चैडविक साहब ने किया। और जेम्स चैडविक हम लोग का न्यूट्रॉन का खोज किया था, है ना। रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियस का खोज किए थे, है ना। और लास्ट में जेम्स चैडविक ने जो है जो सूक्ष्मतम कण जो है हम लोग का, है ना, जो कि एटम डिवाइडेड रहता है, वो न्यूट्रॉन का खोज किया था। बाकी जो अभी आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग वैलेंसी देखेंगे और कैसे कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा हम लोग का सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी चीज़ पढ़ेंगे। और कितना वैलेंसी है, कैसे संयोजकता निकालेंगे, है ना। और तो केमिकल फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए थर्ड चैप्टर में, जो कि हम लोग का क्या कर रहे थे, वैलेंसी पर ही हम लोग केमिकल फार्मूला लिख रहे थे। तो उससे आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे वैलेंसी हम लोग निकालेंगे और कैसे किसका एटॉमिक मास निकालेंगे, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है। उसका जो हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन 9th क्लास का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर के आऊँगा इसके अंतर्गत, है ना, वो भी बहुत मज़ेदार रहने वाला। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का शुरुआत करेंगे। इसका 2 वीडियो और आएगा, एक तो आपका इसका थ्योरी का रह जाएगा और इसका आपका जो है क्वेश्चन आंसर का जो हम लोग का सेशन रहता है वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं।